दामिर गुल के कमरे में दाखिल हुआ तो गुल बेड क्रॉन से टेक लगाए आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। दामिर ने मुलाजमा को खाना रखने का कहा तो मुलाजमा खाना रखकर कमरे से बाहर चली गई। गुल ने आंखें खोलकर देखा तो दामिर उसे ही देख रहा था। उसने टेक छोड़ दी और अपनी रोने की वजह से सुर्ख होती आंखों से दामिर को देखने लगी। खाना खा ले मिस गुल, दामिर ने गुल की नजरों में देखते हुए कहा तो गुल उसकी नीली आंखों से नजरें चुरा गई। गुल ने हाँ में सर हिला दिया तो दामिर उसको एक नजर देखकर कमरे से बाहर चला गया। गुल उठी और वॉशरूम चली गई। जब वो मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो उसने खाना खाया और खाना खाकर बर्तन बाहर किचन में छोड़ आई। अब उसके कदम फरीदा बेगम के कमरे की तरफ थे। अभी वो उनके कमरे के पास पहुंची ही थी कि फरीदा बेगम के कमरे से दो कमरे छोड़कर एक कमरे से गिलास गिरने की आवाज आई। गुल ने इधर उधर देखा मगर उस वक्त इस बड़े से हाल में कोई नहीं था। गुल ने अपने कदम उस कमरे की तरफ बढ़ाए। अभी गुल ने हैंडल घुमाया ही था कि पीछे से ही दामिर की आवाज सुनाई दी। आप यहाँ क्या कर रही हैं मिस गुल? दामिर ने इतने गुस्से से कहा कि गुल ने जो अभी हैंडल घुमाया ही था एकदम डर कर पीछे हुई। जी जी वो मैं, गुल ने लड़खड़ाती आवाज में कुछ कहना चाहा। दामिर ने गुस्से से उसका बाजू पकड़कर इतनी जोर से दीवार के साथ लगाया कि गुल के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। कहा था ना इस कमरे में नहीं जाना, तो फिर क्यों तुम जाने की कोशिश की? हाँ बताओ। दामिर ने इतने गुस्से से अपना एक हाथ गुल के बाएं जानिब दीवार पर मारा कि गुल डर कर रोने लगी। आई एम सो। अभी गुल ने अपनी बात पर मुकम्मल भी नहीं की थी कि दामिर ने गुस्से से उसका बाजू पकड़ा और उसे गेस्ट रूम में लेकर जाने लगा। दामिर ने उसे बेड पर लाकर फेंका। क्या कहा था मैंने? हाँ, जब मैंने मना किया था फिर तुम क्यों गई वहां? दामिर गुस्से से दहाड़ा, जबकि गुल को वो कल से भी ज्यादा गुस्से में लगा। गुल बस उसे खौफजदा नजरों से देख रही थी। आइंदा अगर मैंने तुम्हें उस कमरे के आसपास भी देखा ना तो बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा। दामिर उसका बाजू सख्ती से पकड़कर गिराया, जबकि गुल रोते हुए बगैर कोई जवाब दिए अपना बाजू दामिर के सख्त गिरफ्त से आजाद करवाने की कोशिश कर रही थी, जो मुमकिन नहीं था। दामिर ने उसके रोने को नजरअंदाज करते हुए उसके बाजू पर गिरफ्त और सख्त कर ली। गुल ने रोते हुए हाँ में सर हिला दिया। नहीं जाऊंगी। गुल ने रोते हुए दामिर के हाथ को पीछे करने की कोशिश की। गुड, जाना भी मत। दामिर ने कहते उसके दूसरे हाथ को देखा जो दामिर के हाथ को हटाने की कोशिश कर रहा था। दामिर ने इसका बाजू को एक झटके से छोड़ा और बाहर चला गया, जबकि गुल पीछे से उस बेरहम को जाते हुए देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है, ये सब इतना अजीब क्यों है। वो ये सब समझने से कासिर थी। गुल ने रोते हुए अपना बाजू सहलाया जो बहुत दर्द कर रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो यहाँ से भाग जाए, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी। यहाँ से जाने के बाद वो कहाँ जाती? कोई भी तो नहीं था उसका। एक दोस्त थी जिसके घर वो नहीं रह सकती थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता था। वो अपने आप को उस वक्त बेहद बेबस महसूस कर रही थी। इसका दिल किया दामिर को जाकर कुछ कर दे, मगर वो ऐसा नहीं कर सकती थी। महक को प्यास लग रही थी तो उसने साइड टेबल से पानी का गिलास उठाना चाहा, मगर वो गिर गया, जिसकी आवाज बाहर गुल को सुनाई दी तो वो उसके कमरे की तरफ बढ़ी, मगर दामिर जो अभी सीढ़ियां उतर कर नीचे आ रहा था गुल को महक के कमरे का दरवाजा खोलते देख तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे अंदर जाने से रोका और उससे काफी बुरे तरीके से पेश आया, इस बात की बेपरवाह किए बगैर कि वो कितना हट हुई है। अजलान महक के कमरे में आया तो महक ने उसे बुलाया। बात सुने। अजलान जो महक की दवाइयाँ देख रहा था कि वो रात को कौन सी देनी है, महक के बुलाने पर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। बाहर बाहर कौन था? महक बाहर से आती दामिर की आवाज़ें सुन चुकी थी, जब मगर गुल की आवाज़ नहीं नहीं थी सुन पाई, क्योंकि गुल इस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उसकी आवाज़ ही नहीं आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अजलान ने महक की बात सुनकर आईब्रो उचकाकर उसे देखा। मेरा मेरा मतलब बाहर से किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही थी तो कौन था? महक ने उसकी सवालिया नज़रों का मफहूम समझकर बताया, पता नहीं, शायद तुम्हारा वहम हो। खैर ये गिलास कैसे टूटा? अजलान इस बात से लालम था तो उसने इतना कहा और गिलास टूटने की वजह पूछी। उसकी बात पर महक ने अपना निचला लब काटा। वो मुझे प्यास लगी थी तो पकड़ने की कोशिश में गिर गया। महक ने कहते लब दांतों में दबा लिए। कोई बात नहीं, मैं गिलास लाता हूँ। अजलान महक से कहता कमरे से बाहर चला गया, जबकि महक ने जाते हुए अजलान की पुश्त को देखा और नजरें फेर गई। ठीक 2 मिनट बाद अजलान गिलास लेकर कमरे में दाखिल हुआ और जग से पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। महक ने गिलास
थाम कर लबों से लगा लिया और पानी पीकर वापस गिलास अजलान को दे दिया। अजलान ने गिलास सर टेबल पर रख दिया। आप सबके बीवी बच्चे कहाँ हैं? आप लोगों ने मिलवाया ही नहीं? महक ने मुस्कुराकर पूछा तो अजलान महक को हैरानी से देखने लगा। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया जो आप इतने हैरान हो रहे हैं? महक ने उसको खुद की तरफ हैरानगी से देखते पाकर पूछा, और दामिर की अभी शादी भी नहीं हुई और तुम उनके बीवी बच्चों के बारे में पूछ रही हो? अजलान ने उसकी बात पर हैरत से कहा, क्या आप लोगों की अब तक शादी ही नहीं हुई? जबकि आप लोगों को तो महक हैरानी से कहती अंकल बोलने लगी, मगर अजलान की घूरी पर जबान को ब्रेक लगाई। मेरा मतलब है कि अब तक तो हो जानी चाहिए थी ना? महक ने जल्दी से कहा। उनकी मर्जी, मैं क्या कह सकता हूँ? अजलान ने कंधे उचकाकर कहा, मतलब आपकी शादी हुई है? महक ने मुस्कुराकर पूछा। उनके ख्याल रखने पर ही महक उनके साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो गई थी। चंद घंटों में महक के सवाल पर अजलान ने हाँ में सर हिला दिया। अच्छा तो फिर मिलवाए ना अपनी वाइफ से? महक ने खुश होकर कहा। वो उस दुनिया में नहीं रही। अजलान ने संजीदगी से कहा, ओ अल्लाह ताला इनकी मफरत करे। महक ने सुनकर लब भेज कर कहा, आमीन। अजलान ने कहा, मैं अपने घर कब जाऊंगी? महक ने थोड़ी देर बाद पूछा, महक तुम्हारा अब कोई घर नहीं रहा तो तुम अब से यहीं रहोगी? अजलान ने नरमी से उसे समझाया, मगर क्यों? मुझे अपने घर जाना है। महक ने जिद की। महक जिद मत करो और अभी कुछ भी मत सोचो। जहाँ तुम महफूज हो तो प्लीज़ अभी कुछ मत सोचो। अजलान कहते ही जाने लगा। महक ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी बात सुने। महक ने उसका हाथ पकड़कर इल्तिजा की। अजलान ने रुक कर अपने हाथ की तरफ देखा जो महक के हाथ में था और फिर महक को। अजलान के देखने पर महक ने डर कर जल्दी से उसका हाथ छोड़ा। सॉरी, महक ने नजरें झुकाकर कहा, कैसी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बता देना। अजलान कहता बाहर चला गया। महक को काफ़ी शर्मिंदगी हुई अपनी हरकत पर। उसने बेड क्रॉस से टेक लगा ली और आंखें बंद कर ली, मगर आंखें बंद करती उसके जहन में माजी का सारा वाक्य लहराया तो उसने जल्दी से आंखें खोली और दोबारा आंखें बंद ना की, क्योंकि महक दोबारा वह सब याद करना नहीं चाहती थी, मगर वो इस वाक्य को भुला भी नहीं नहीं सकती थी। आज कुछ हुआ है क्या घर में? अजलान इस वक्त दामिर के कमरे में खड़ा उससे पूछ रहा था। उसे महक की बात याद आई तो वो पूछने आ गया कि क्या हुआ था आखिर घर में, क्यों? दामिर उल्टा सवाल किया। महक कह रही थी कि उसे बाहर से चीखने की आवाज़ें आई थी तो मैंने उसे टाल दिया, मगर अब तुम बताओ कि आखिर हुआ क्या था? अजलान ने असल बात बताई। फिर दामिर ने उसे सब बताया कि कैसे गुल महक के कमरे की तरफ जा रही थी और अगर बर वक्त वो वहां ना पहुंचता तो वो ज़रूर कमरे में चली जाती, इसीलिए उसे डांटा था। दामिर, ज़रा तुम प्यार से भी बात किया करो उससे, नरमी से भी समझा सकते हो उसे, मगर नहीं, तुमने तो उसे डांटना ही होता है। अजलान ने दामिर की सारी बात सुनकर उसे मशवरा दिया। एक तो तुम हर वक्त उसकी साइड लेते रहते हो, प्यार की ज़बान बात तो उसे समझ नहीं आती तो ज़रा सख्ती से समझाना पड़ता है उसे, तब ही इसके दिमाग में कुछ बैठेगा। दामिर ने अजलान को गुल के साइड लेते देख चिढ़ कर कहा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता दामिर। अजलान ने दामिर की बात सुनकर नफी में सर हिलाते हुए कहा, जबकि दामिर अजलान की बात सुनकर हंस पड़ा और कंधे उचका गया। शाम में हुए वाक़ये के बाद से गुल और दामिर का आमना सामना नहीं हुआ था और अब रात हो गई थी। सब सो चुके थे। गुल अपने कमरे में सो रही थी कि उसकी आंख प्यास की शिद्दत से खुली। उसने जग में पानी देखा तो वो खाली था। वो उठी और कमरे से बाहर चली गई और किचन में आई। गुल ने जग में पानी डाला। अभी वो जग उठाने ही लगी थी कि किसने किसी की खौफनाक चीख सुनी। चीख सुनकर वो डर गई थी। ये आवाज़ घर की बैक साइड पर बने बेसमेंट से आई थी। गुल ने डरते डरते कदम बाहर की तरफ बढ़ाए और लॉन में आ गई। वो घर की बैक साइड पर बने लॉन में आई जहाँ बेसमेंट से किसी की चीखने की आवाज़ें आ रही थीं। वो डरती डरती आगे बढ़ी। बताओ मुझे जल्दी, तुम्हारा बॉस कहाँ है? और अगर तुमने ना बताया तो तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। जल्दी से अपने बॉस का नाम पता बताओ। बेस्ट ने तेजधार छुरी पर अपनी उंगली फेरते हुए उस शख्स को वार्न करते हुए कहा जो कुर्सी पर बंधा हुआ तकलीफ से तड़प रहा था। बताओ। जब उस शख्स ने कुछ न कहा तो बेस्ट ने छुरी उसके हाथ में खबोकर चीख कर कहा, अगर तुम मुझे बता दोगे तो शायद तुम्हें इतनी बुरी मौत ना मिले।
जितनी मैं तुम्हें देना चाह रहा हूँ। बिस्ट ने उसकी तरफ चेहरे का झुक कर चेहरे पर एक साइड मुस्कुराहट लिए कहा, नहीं नहीं बताऊंगा, मारना है तो तुमने तब भी है ना, तो इससे अच्छा मैं बगैर बताए ही मर जाऊं। उस शख्स ने खौफ और तकलीफ से लखड़ाती हुई आवाज में कहा। बिस्ट के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई। वफादार और इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। बिस्ट इसकी तारीफ करता कहका लगा पड़ा। उस शख्स को लगा जैसे उसकी हंसी में तंज हो। तो ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। बिस्ट ने कहते ही उसकी आंख में छुरी खुबो दी और दर्द पे दर्द वो मारता गया। और यही वक्त था जब गुल ने बीस्ट को खिड़की से मारते हुए देखा और उस शख्स की आंख में छुरी मारते देख उसके मुंह से चीख निकल गई। किसी की चीख सुनकर बीस्ट की तेजी से मारते हाथ रुके और उसने मुड़कर देखा। दामिर को देखने पर गुल जल्दी से साइड पर हो गई थी। गुल को देखकर उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट भी आ गई। अगर बिस्ट को इस तरह मुस्कुराते हुए उसका कोई दुश्मन देख लेता तो यकीन ना करता। बिस्ट ने बेसमेंट का दरवाजा खोलकर देखा तो गुल भागते हुए वापस घर के अंदर जा रही थी। वो मुस्कुराया और दरवाजा बंद कर दिया। दामिर ने ड्रिल मशीन उठाई और उस शख्स के पास आया। वो शख्स अभी भी तड़प रहा था। बिस्ट ने ड्रिल मशीन ऑन की और उसकी रग से लेकर सीने तक उसको काट डाला और एक और शख्स दामिर के हाथों बहुत बुरी मौत मरा था। गुल भागती हुई वापस अपने कमरे में आई और दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दिया और खिड़की के पास बैठकर रोने लगी। उसने अपनी आंखों के सामने किसी का कत्ल होते देखा था और वो कत्ल भी उस शख्स ने किया था जिसके बारे में उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या मैं एक कातिल, एक हैवान के घर में रहती हूँ जो जो लोगों को बेरहमी से कत्ल करता है? गुल मुंह पर हाथ रखे रोते हुए अल्लाह से पूछ रही थी। उसने मुझे देख लिया है तो क्या वो मुझे भी मार डालेगा? मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हाँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं सबको उसकी सच्चाई बता दूंगी। गुल ने रोते हुए खुद से हतमी फैसला करते हुए कहा। अभी वो कुछ और सोचती कि उसने अपने कमरे के बाहर किसी के जूतों की आवाज सुनाई दी और साथ ही दरवाजा बजा। गुल ने खौफ से दरवाजे की तरफ देखा। वो जल्दी से दरवाजे के पास गई और उसे अच्छे से चेक किया कि वो सही से लॉक है कि नहीं। दरवाजा एक दफ़ा फिर से नॉक हुआ। मुझे कुछ करना पड़ेगा वरना शक हो जाएगा कि उनका। गुल दरवाजे के दोबारा नॉक होने पर खुद से बुड़बुड़ाई। दरवाज़ा एक मरतबा फिर नॉक होने से वो वापस उस तरफ मुतवज्जो हुई। कौन कौन है? गुल ने खौफ से कमकमाती आवाज़ में कहा, मगर कोई जवाब वसूल ना हुआ। गुल को फिर से रोना आने लगा। उसको लग रहा था जैसे ये मौत से पहले की खामोशी है। दरवाज़ा फिर से नॉक हुआ तो गुल के मुंह से सिसकी निकली, जो कोई भी है जाओ यहाँ से। गुल ने सिसकी भरकर रोते हुए कहा। इसके बाद से दरवाज़ा दोबारा नॉक नहीं हुआ तो गुल दरवाजे से लगकर नीचे बैठती चली गई और रोने लग गई। उसका दिल कर रहा था कि यहाँ से भाग जाए, मगर वो नहीं चाहती थी कि दामिर को ज़रा से भी शक हो। इसलिए उसने सोचा कि वो खुद बात कर ले दामिर से जॉब छोड़ने की और खामोशी से वहाँ से चली जाए, नहीं तो उसका हाल भी कहीं दूसरों जैसा ना हो जाए। मगर उसे क्या मालूम था कि दामिर तो सिर्फ बुरे लोगों को मारता है जो गलत कामों में मुलविस हों। अगर उस वक्त कोई गुल से ये बात कह भी देता तो गुल उसका बिल्कुल भी यकीन नहीं करती, क्योंकि वो उस वक्त कुछ भी समझने से काजिर थी। उसके जहन में सिर्फ वही सीन लहरा रहा था जब दामिर एक शख्स की आंख में बहुत बुरी तरह से छुरी मार रहा था, और यही बात गुल के जहन में बैठ गई थी कि और वो काफ़ी डर चुकी थी। उसने तो सोचा भी नहीं था कि दामिर ऐसा होगा जैसे आज उसने अपनी आंखों से देखा था। उसको यकीन था कि दरवाजे पर भी दामिर ही आया होगा, मगर दरवाज़ा ना खोलने पर वो चला गया था और अब गुल को यही फिक्र खाई जा रही थी कि कहीं कल वो उससे इस बात का हिसाब ना ले। इस वजह से वो दिल ही दिल में अपनी खैर और हफियत की दुआ मांग रही थी। दामिर जब ऑफिस से जब बाहर आ रहा था उसे खुद पर किसी की नज़रें महसूस हुई, तो उसने अपनी दाएं जानिब नज़रें उठाकर देखा तो कोई आदमी उसकी देखने पर जल्दी से दरख्त के पीछे छुप गया। दामिर को उस पर शक हुआ और उसी वक्त अजलान को उस आदमी को उठाने का बोला, तो अजलान ने गार्ड से कहकर बहुत होशियारी से सबसे आंख बचाकर उस आदमी को पकड़ लिया और गाड़ी में डालकर घर ले आया।
ले आए और उसे बेसमेंट में कुर्सी पर बांध दिया। दामिर को इतना शक तो हो गया था कि वह कासिम खान का ही कोई बंदा था। जब सब रात को सो गए थे तो दामिर बेसमेंट में गया और उससे सवालात पूछने लगा, मगर इस आदमी ने अपनी जबान ना खोली और गुल का रात का प्यास की शिद्दत से उठना ही इसके सामने दामिर का ये खौफनाक रूप सामने आने का सबब बना। गुल को देखकर अनजाने क्यों दामिर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दामिर गुल के कमरे के पास गया और दरवाज़ा नॉक किया, मगर गुल के पूछने पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि गुल किसी को कुछ भी बताए। इसीलिए उसने सोचा कि जब वो डर गई होगी तो खुद तो किसी को कुछ नहीं बताएगी, और यही हुआ। दामिर अपने कमरे में गया और शावर लेने वॉशरूम में चला गया, क्योंकि खून के कतरे उसके चेहरे पर और कपड़ों पर लगे हुए थे। वो शावर लेकर सो गया। उस रात सब सुकून की नींद सो रहे थे, सिवाय गुल के, जिसने सारी रात खौफ से रोते हुए गुजार दी थी। सुबह हुई तो गुल ने नमाज पढ़ी और अपने लिए दुआ की और अपना सामान समेटा। वो बाहर आई तो तामीर सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। गुल को एक मरतबा फिर खौफ ने आन घेरा। वो हिम्मत करती आगे बढ़ी। गुल दामिर के पास गई तो दामिर ने नजरें उठाकर उसे देखा। उसे गुल से इतनी बहादुरी की उम्मीद नहीं थी कि वह सब जानने के बाद भी उसके पास आई थी। सर वो मुझे मुझे आपसे बात करनी है। गुल ने ये बात सिर्फ अपने मुंह से ही की थी। उसके सिर्फ होंठ ही हिले थे ये बात कहते हुए, जबकि आवाज नहीं थी निकली। दामिर ने हैरत से उसे देखा, जैसे सिर्फ होंठ हिले थे। दामिर ने आईब्रो उचकाकर उसे सवालिया नजरों से देखा तो गुल के जिस्म में खौफ की एक लहर उठी। वो बात करनी है। दामिर की सवालिया नजरें खुद पर महसूस करके वो बामुश्किल इतना ही कह पाई, जी जी कहे क्या बात करनी है आपने। दामिर ने चाय का सप लेते गुल को गहरी नजरों से देखते हुए कहा, मुझे मुझे ये जॉब नहीं करनी। गुल ने कहते ही नजरें झुका ली। गुल की बात पर दामिर के माथे पर बल पड़े। क्यों, क्या प्रॉब्लम है यहाँ जो आप हर रोज जॉब छोड़ने की बात कर रही होती हैं? एक बात मैं आपको बता दूं कि आप तब तक यहाँ से नहीं जा सकती जब तक मुझे एक न्यू लेडी डॉक्टर ना मिल जाए। अब आप जहाँ से जा सकती हैं। दामिर ने सख्त लहजे में कहते उसे मजीद खौफ में मुतबा कर दिया था। गुल की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो और इस घर में नहीं रह सकती थी। सब सच जानकर भी अब आप रो क्यों रही हैं? गुल के बहते आंसुओं को देखते हुए दामिर ने कहा, मुझे नहीं यहाँ रहना, मुझे बस यहाँ से जाना है और मैं किसी का ख्याल नहीं रखूंगी। गुल ने खौफ से रोते हुए कहा, आप अभी अपने कमरे में जाएं मिस गुल, क्योंकि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। दामिर एकदम खड़ा होकर कहता, गुल की रही सही हिम्मत भी खत्म कर गया और वो बगैर वक्त जाया किए वहां से चली गई, जबकि दामिर बस उसे पीछे से देखता रह गया। दामिर ने ऑन और अजलान को सब बता दिया था कि गुल को सब पता चल गया है, जिसे सुनकर वो दोनों कुछ नहीं बोले, क्योंकि वो जानते थे दामिर सब हैंडल कर लेगा। आज संडे था तो दामिर ऑफिस नहीं गया था। गुल को लग रहा था कि शायद वो गुल का वहम था कि दामिर ने उसे नहीं देखा और इसीलिए उसे कुछ नहीं कहा, और रात को भी किसी और ने इसका दरवाज़ा नॉक किया होगा, मगर किसने? इस सवाल का जवाब उसे नहीं नहीं मिल रहा था, मगर उसे क्या पता था कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला दामिर ही था। अब तो दोपहर हो चुकी थी, मगर गुल सुबह की अब तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी, और यही बात दामिर को गुस्सा दिला रही थी। इसीलिए उसने मुलाजमा को गुल के कमरे में भेजा और उसे खाने के लिए बुलवाया। गुल अभी तक अंदर बैठी रो रही थी कि जब मुलाजमा दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई। आपको सर बाहर खाने पर बुला रहे हैं, मुलाजमा ने आकर उसको बताया, जो बेड पर बैठी आंसू बहा रही थी। नहीं खाना, मुझे खाना, जाकर बता दो अपने उस सर को और कहो कि मुझे यहाँ से जाने दे, ताकि मैं इसकी सच्चाई सारी दुनिया को बता दूं। वो तो हैवान कहलाने के भी लायक नहीं। गुल ने मुलाजमा के पास जाकर चीख कर कहा। उसके चीखने पर दामिर पीछे से अंदर दाखिल हुआ और मुलाजमा को जाने का इशारा किया। उसके हुक्म पर मुलाजमा चली गई तो दामिर ने दरवाज़ा बंद किया और उसकी तरफ मुड़ा। दामिर को देखकर उसके चेहरे पर खौफ छाया, और वो जो पहले चीख रही थी इसकी आवाज़ एकदम दामिर को देखकर बंद हो चुकी थी। दामिर ने उसका उड़ा हुआ रंग और चेहरे पर खौफ देखकर उसके पास आया तो वो डर कर पीछे हुई। जब मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया है तो तुम क्यों नहीं आ रही? दामिर ने पल में आप और तुम का फैसला मिटाया और सख्त लहजे में उससे पूछा तो उसकी जबान को ताले लग लग गए थे। मुझे बस यहाँ से जाना है। मुझे पता चल गई है आपकी सच्चाई, कि आप बहुत बुरे हैं और बहुत बेरहम बेरहमी से कत्ल करते हैं मासूम जानों का। मैं सारी दुनिया
دنیا کو بتاؤں گی کہ آپ بے گناہوں کو مارتے ہیں، اور آپ انسان تو کیا حیوان کہلانے کے بھی لائق نہیں۔ وہ خوفزدہ سی کانپتی آواز میں سے سب بتاتی رو دی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا، اور تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہاری اس بات پر یقین کرے گا؟ اس کی بات سن کر دامیر نے اس کا مذاق اڑایا۔ جی کریں گے سب، میں پولیس کو آپ کے گھر لاؤں گی، اور وہ آپ کے گھر کی تلاشی لیں گے، اور پھر آپ کے خلاف تمام ثبوت مل جائیں گے، اور آپ کو سزا بھی ملے گی۔ گل نے روتے ہوئے اپنا معصومیت سے اپنا پلان بتایا اور خود کی ہی پاؤں پر کھلاڑی مار دی۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے مجھے پہلے ہی اپنے پلان کے بارے میں بتا دیا۔ اب تو تم بالکل بھی یہاں سے نہیں جا سکتی۔ دامین نے اس کی بات سن کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے افسوس سے کہا۔ اس کو اپنی بے بسی اور بے وقوفی میں بے تحاشا رونا آیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، گل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر نظریں جھکا کر روتے ہوئے کہا، جبکہ دامیر جانتا تھا کہ وہ اس سے جھوٹ بول رہی تھی۔ دامیر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنی طرف کھینچا، اور وہ جو پہلے ہی اس کی موجودگی اور خوف سے کانپ رہی تھی، دامیر کی اس حرکت سے پوری جی جان سے کانپنے لگی۔ جھوٹ اور دھوکے سے مجھے سخت نفرت ہے، سمجھ میں آئی تو آئندہ میرے سے جھوٹ بولنے کی کوشش مت کرنا۔ دامیر نے اس کے خوف سے کانپتے وجود کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گرفت سخت کرتے ہوئے کہا، میرے ساتھ جھوٹ اور دھوکے کی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس کی محبت ہی کیوں نہ ہو۔ دامیر نے اس کی خوبصورت ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں خوف ہی خوف تھا، وہ تکلیف سے اور زیادہ رونے لگ گئی۔ اور ہاں، یہ بات تم نے گرینی کو بتانے کی کوشش کی تو میں تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں دبوچ کر گھبرایا، جس کے وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں بتاؤں گی آپ کی گرینی کو بھی کہ آپ کتنے سخت دل ہیں، جن کے دل میں ذرا سا بھی رحم نہیں۔ گل نے روتے ہوئے آنکھیں سختی سے بند کر کے خوف سے کہا، اگر تم نے بتایا نا تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو باقیوں کا ہوتا ہے۔ دامیر نے اس کا ہاتھ سختی سے مروڑ کر اتنی زور سے کہا کہ تکلیف اور خوف سے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ دامیر نے اسے چھوڑا اور اس سے پیچھے ہوا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی وہ اپنا ہاتھ مسلنے لگی، جیسے اس کے ہاتھ کے لمس اپنے ہاتھ سے مٹانا چاہ رہی ہو، اور اس کی یہ حرکت بیسٹ کو سخت ناگوار گزری۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ دامیر نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے پوچھا۔ آپ کے ہاتھ لگانے سے ہی مجھے اپنا آپ گندا محسوس ہوتا ہے۔ آپ کے ان ہاتھوں نے کتنے معصوم لوگوں کی جان لی ہوگی، اور میں آپ کے ہاتھ کا لمس اپنے ہاتھ پہ مٹانا چاہتی ہوں، مگر یہ نہیں ہو رہا، گل نے روتے ہوئے نفرت سے کہا۔ دامیر کو اس کی بات سن کر سخت غصہ آیا، مگر وہ برداشت کر گیا اور آرام سے کہا، اب تو تمہیں ساری عمر میرا ہی لمس محسوس کرنا ہے، تو اب اس کو مٹانے کا فائدہ نہیں۔ دامیر نے تنہائی آرام سے کہتے ہوئے اس کی بات کا مذاق اڑایا، جبکہ اس کی بات پر وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ تو پہلے ہی خوف میں متبع تھی، اور دامیر کی یہ بات سن کر اور خوفزدہ ہو گئی۔ مطلب یہ کہ میں اب تمہیں ساری عمر کے لیے اپنے نام لکھ دوں گا؟ وہ اس کو حیران نظروں سے خود کو دیکھتا پا کر صاف گوئی سے بتا گیا، اور اس کی بات سمجھ کر اس کے اوسط خطا ہو گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں ایک حیوان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ اس کی بات سن کر کانپتی آواز میں منع کر گئی، چاہے اب تم منع کرو یا ہاں کرو، اب تو تمہیں میرا ہونا پڑے گا۔ وہ اس کے انکار کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے کہہ کر جانے لگا، جب اس کی بات سن کر رکا۔ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، گل نے اپنی بات کو یوں نظر انداز ہوتے دیکھ کپکپاتی آواز میں کہا۔ اس کی بات سن کر دامیر رکا اور پلٹا اور کہکا لگانے لگا، جبکہ دامیر کے اس طرح کہکا لگانے پر اس کو دامیر سے اور زیادہ خوف محسوس ہوا۔ اچھا، تو تم اس سے محبت کرتی ہو جو خود ایک قاتل اور حیوان ہے؟ دامیر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا، اور اس کی سر پر مانو ایک بم پھوڑا۔ دامیر کی بات سن کر گل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کیسے پتا؟
गुल ने हैरानी से दामिर को देखते हुए कहा, इन बातों का जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगा भी, जो मैंने तुमसे कहा था उस पर ध्यान दो। दामिर ने बात बदली, कौन सी बात? गुल ने लालमी से कहा, यही कि अब तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल होना होगा। दामिर ने बहुत आराम से कहा, मैं आपको बता चुकी हूँ अपना जवाब। गुल ने अपने लहजे को मजबूत करते हुए कहा, मगर मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ कि तुम्हारी मर्जी शामिल हो या ना हो, तुम्हें मेरा होना होगा। दामिर ने फैसला सुनाया, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। गुल ने भराई आवाज में कहा। दामिर की बात सुनकर गुल की आंखों में आंसू आ गए। मैं कर सकता हूँ। दामिर ने पॉकेट में हाथ डालकर गुल को देखते हुए कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, समझे आप? आपने जो करना है कर लें। गुल ने आंसू भरी आंखों से दामिर को देखते हुए कहा और कमरे से बाहर जाने लगी। इससे कबल वो कमरे से बाहर जाती कि दामिर ने उसकी कलाई पकड़कर वापस खींचा और उसको दीवार के साथ लगा दिया और उसके गिर्द अपने दोनों हाथ जमा लिए। दामिर की इस हरकत पर गुल खौफ से पूरी आंखें खोले दामिर को देखने लगी। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, मगर मुझे कुछ बुरा करने पर मजबूर ना करो। आराम से मान जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दामिर ने सख्ती से गुल से कहा तो वो रोने लग गई। आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता, गुल ने रोते हुए मासूमियत से कहा। गुल के अंदाज पर दामिर को इस पर बहुत प्यार आया, मगर अभी वो नरमी से करता तो गुल ने फिर से शेरनी बन जाना था। नहीं माननी मुझे आपकी बात, दूर हटे मुझसे। गुल ने रोते हुए दामिर के कैद से निकलने की कोशिश की, मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका। माननी तो तुम्हें पड़ेगी, वरना। दामिर ने कहते बात अधूरी छोड़ दी। वरना क्या? गुल ने दामिर की बात अधूरी छोड़ देने पर कंपकपाती आवाज में पूछा, वरना तुम्हारी बहन के साथ अच्छा नहीं होगा। दामिर ने आराम से कहते हुए एक और बम गुल पर फोड़ा। मेरी बहन? गुल ने हैरानी से आंखें बंद करके पूछा। हाँ, तुम्हारी बहन यही है, इसी घर में है। दामिर ने मानो एक और राज उस पर खोला। मेरी बहन यही इसी घर में? मगर मगर वो तो। गुल ने कहते बात अधूरी छोड़ दी। दुनिया वालों के सामने वो मर चुकी है, मगर सच यही है कि वो अब भी जिंदा है। दामिर ने गुल के आंसू भरी डार्क ब्राउन आईज में देखते हुए कहा, झूठ झूठ बोल रहे हैं आप। गुल ने रोते हुए कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, यकीन नहीं है तो खुद चल कर देख लो। दामिर कहती गुल से पीछे हटा और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। गुल भी लखड़ाते कदमों से उसके पीछे गई। दामिर उसी दरवाजे के सामने आ रुका जहाँ गुल को जाने से मना किया था। गुल ने जब दामिर को उसी कमरे के बाहर देखा तो गुल को लगा कि दामिर सच कह रहा था। हाँ, वो सच ही तो कह रहा था। अगर ये बात सच ना होती तो दामिर गुल को इस कमरे से जाने से क्यों रोकता? क्यों गुल के उस कमरे के पास जाने पर ही चिल्लाता? क्यों? गुल दामिर के पास गई तो दामिर ने ऐसा से कमरे का दरवाजा खोला। गुल को का दिल तेजी से धड़का। दामिर उसे अंदर लेकर गया तो महक सो रही थी। गुल ने जब महक को देखा तो एक पल को उसकी आंखें साख्त रह गईं। वो खामोश साख्त नजरों से महक को देख रही थी। गुल की आंखों से आंसू बहने लगे। अगले ही पल वो होश की दुनिया में लौटी और महक की तरफ बढ़ने के लिए कदम उठा ही थे कि दामिर ने उसका हाथ पकड़ लिया। गुल ने अपना हाथ छुड़वाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर नाकाम रही। वो महक के पास जाना चाहती थी, उसे गले लगाना चाहती थी, इससे बातें करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि पिछले 6 माह में उसके साथ क्या कुछ हुआ। गुल ने रोते हुए उससे अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश की तो दामिर ने जल्दी से उसके मुंह पर हाथ रख लिया कि कहीं उसके रोने से महक उठ न जाए। दामिर उसके लबों पर हाथ रखे ही उसे बाहर ले गया, जबकि गुल ने बहुत मजामत की, मगर दामिर पर उसका कोई असर ना हुआ। दामिर ने उसे कमरे में लाकर छोड़ा और उसके लबों से हाथ हटाया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरी बहन को मेरे से इतने वक्त दूर रखा हो? क्यों मुझे उससे मिलने नहीं दिया? क्यों? कैसे जानते हैं आप मुझे इतना? बोले, जवाब दें। लबों से हाथ हटाते ही गुल ने ऊंची आवाज में चीख कर रोते हुए कहा, आवाज ऐसा रखो अपनी, वरना बहुत बुरे तरीके से पेश आऊंगा, समझी? गुल के ऊंची आवाज में चीख कर कहने पर दामिर ने उंगली उठाकर गुस्से से कहा तो गुल खौफ से दामिर को देखने लगी। गुल ने फिर से रोना स्टार्ट कर दिया। रोना बंद करो और खामोशी से चुपचाप मेरे से निकाह कर लो। दामिर ने गुल को फिर से रोता देख सख्ती से कहा, नहीं करूंगी मैं निकाह। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आप जैसे बेरहम इंसान के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। तो आपको मेरी
मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही? गुल कहते बेबसी से रोट दी, और मैं भी तुम्हें बता चुका हूँ कि अब तुम्हें इसी बेरहम इंसान के साथ जिंदगी गुजारनी होगी। दामीर ने बेरहम पर जोर देकर दांत पीस कर कहा। उसकी बात पर गुल ने अपना चेहरा मोड़ लिया और बेआवाज रोने लगी। अभी 1 घंटे में निकाह ख्वाह आ रहे हैं, तो तुम अपनी हालत दुरुस्त करो। दामीर गुल को एक नज़र देखकर कहते हुए बाहर जाने लगा। मैंने कहा ना, नहीं करूंगी निकाह, तो फिर क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? गुल ने भराई आवाज में कहा। तो दामीर उसकी बात सुनकर रुक गया। तुम्हारा एक निकाह तुम्हारी बहन की जिंदगी पर ही असर करेगा। दामीर ने यह बात साफ उसे डराने के लिए कही थी। आप जैसे सफाक इंसान यही बात कर सकते हैं। गुल ने उसकी बात का मफहूम समझकर रोते हुए अफसोस से कहा। तो बस फिर रेडी रहो मुझ जैसे सफाक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने के लिए। दामीर कहते ही बाहर चला गया, जबकि गुल पीछे बेबस सी रोने लगी। ठीक आधे घंटे बाद मुलाजमा अंदर दाखिल हुई। मुलाजमा के हाथ में एक जोड़ा और कुछ जेवरात थे। मुलाजमा ने खामोशी से वो चीजें बेड पर रखी और वहां से चली गई, क्योंकि घर के मामलात में मुलाजमों को बोलने की इजाजत नहीं थी। ये जोड़ा दामीर ने अजलान को अर्जेंटली लाने का कहा था, तो अजलान जल्दी से कोई सा भी ब्राइडल ड्रेस सेलेक्ट कर लाया, और जेवरात फरीदा बेगम ने पहले से ही रखे हुए थे कि जो दामीर की बीवी आएगी उसे देंगे। दामीर ने ओन और जलान को सब बता दिया था, और फरीदा बेगम को ये कहकर राजी किया कि वो गुल से मोहब्बत करता है। तो फरीदा बेगम भी पोते की खुशी को देखकर खुश हो गई। इन्हें गुल वैसे भी अच्छी लगी थी, इसीलिए इनको मनाने में मुश्किल ना आई। गुल बेबसी से उठी और कपड़े उठाकर वॉशरूम चली गई। ठीक 10 मिनट बाद वो बाहर आई तो उसने नीला खूबसूरत कामदार शरारा पहना हुआ था और साथ पिंक कुर्ती। ब्यूटिशियन ने उसे हल्का फुल्का सा मेकअप किया और उसके सर पर रेड कलर का दुपट्टा सेट किया। उसने खुद को शीशे में देखा तो वो बहुत हसीन लग रही थी। हल्की रेड लिपस्टिक और आंखों पर आईलाइनर के साथ हल्का सा मेकअप उसे और भी ज्यादा हसीन बना गया था। ब्यूटिशियन चली गई तो उसके जाने के बाद दामीर अंदर दाखिल हुआ और साथ ऑन अजलान, फरीदा बेगम और कुछ गवाह निकाह शुरू किया गया। गुल इब्राहिम, आपका निकाह दामीर दाऊद आदम के साथ 50 लाख हक महर निकाह कबूल है। मौलवी साहब ने निकाह शुरू किया तो गुल की आंखों के सामने उस वक्त सिर्फ अपनी बहन का चेहरा लहरा रहा था। वो इतना भी ना सुन सकी कि दामीर का पूरा नाम क्या बोला गया है, और गायब दिमागी से सर हाँ में हिला दिया। दो मरतबा दोबारा पूछने पर भी उसने हाँ में सर हिलाया, और फिर निकाह नामे पर उसके साइन लिए गए। उसके बाद दामीर से भी पूछा गया तो दामीर ने 3 मरतबा कबूल है कहकर निकाहनामे पर साइन किया, और फिर सब ने दुआ की और निकाह की मुबारकबाद दी और सब कमरे से बाहर चले गए। गुल गायब दिमागी से बस अपनी जगह पर ही बैठी रही। उसे कोई होश ना था कि क्या हो रहा है। वो बस एक गैर मरी नुक्ते को देख रही थी। उससे नहीं पता कि इर्द गिर्द क्या चल रहा है। वो बस सख्त नजरों से जमीन को देख रही थी। दामीर थोड़ी देर बाद कमरे में आया तो गुल वैसी ही बैठी हुई थी। दामीर उसके पास जाकर बैठा तो उसके पास बैठने पर गुल डर कर जल्दी से उठी, मगर दामीर ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठा दिया। दामीर के इतने पास बैठने पर गुल की आंखों के सामने दोबारा से वो सीन लहराया जब दामीर एक आदमी की आंखों में दर पे दर छुरी मारता जा रहा था। गुल की टांगें कंपाने लगी। दामीर ने उसका दूसरा हाथ भी पकड़ा तो गुल खौफ से दामीर को देखने लगी। चलो अपने कमरे में चलें। दामीर ने गुल के खौफजदा चेहरे को देखते हुए कहा। क्या मतलब? गुल ने लालमी से पूछा। मतलब मेरे कमरे में चलते हैं, ये गेस्ट रूम है। दामीर उसे याद दिलाया तो गुल ने तेजी से अपने हाथ दामीर की गिरफ्त से छुड़वाए। मुझे किसी के कमरे में नहीं जाना, बल्कि इधर ही रहना है। आप जाएं यहाँ से। गुल ने दामीर से फासला बढ़ाकर कहा। वो किसी को नहीं, मेरा यानी कि हमारा कमरा है, अब चलो। दामीर ने कहते आगे बढ़कर गुल का हाथ थामा और उसे कमरे से बाहर ले गया। दामीर उसे अपने कमरे में लाया तो गुल ने इस बड़े से आलीशान कमरे को देखा जो बहुत खूबसूरत था। गुल यहाँ पहली मर्तबा आई थी। गुल ने दामीर को देखा। मुझे महक से मिलना है, गुल ने नजरें झुकाकर कहा। महक इस वक्त आराम कर रही होगी तो तुम रात में मिल लेना। दामीर ने कहते उसका हाथ पकड़कर बेड पर बिठाया और खुद भी उसके सामने साथ बैठ गया। उठने की हिम्मत ना हुई। तुमने पूछा था ना कि मैं दाऊद को कैसे जानता हूँ। दामीर ने खूबसूरत बात का आगाज किया तो गुल ने नजरें उठाकर उसकी नीली खूबसूरत आंखों में देखा। कैसे जानते हो? गुल ने सवालिया नजरों से दामीर को देखते हुए कहा।
क्योंकि वो मैं ही हूँ जिससे तुम मोहब्बत करती हो। दामीर ने कहते गुल की जानिब देखा जो उसकी बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। आप दाऊद कैसे हो सकते हैं? मैं दाऊद से खुद मिली हुई हूँ, तो आप कैसे दाऊद हो सकते हैं? गुल ने हैरानी से पूछा, मेरा पूरा नाम दामीर दाऊद आदम है, और जहाँ तक बात है मिलने की, तो क्या तुमने कभी मेरा चेहरा देखा? दामीर ने आईब्रो उठाकर उससे पूछा तो वह हैरानी से उसे देखने लगी। सच ही तो कह रहा था दामीर। गुल ने दामीर का चेहरा तो देखा ही नहीं, तो क्या वो सच कह रहा है कि वो ही दाऊद है?